हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या आई बटन में भी लिंक आ रहा है, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के लाभ। देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन हम लोग पढ़े थे कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें नए पौधे का निर्माण जो है जड़ द्वारा होता है, या फिर पत्तियों द्वारा होता है, या फिर तनों द्वारा होता है। तो उन्हीं पौधों में इस प्रकार के जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये तो देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो आइए पहला लाभ देखिए। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनका जनन कायिक जनन विधि द्वारा किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे पौधे जैसे बांस हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, और इसी तरह से अंगूर हो गया, इनमें बीज नहीं होते हैं। तो जब बीज नहीं होता है तो फिर इन पौधों से नया पौधा कैसे बनेगा? तो इसके लिए कायिक जनन आता है, जो इसके तनों को काट करके या फिर इनके जड़ से भी क्या होता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो यह कायिक जनन का पहला लाभ है। ठीक है, आइए दूसरा लाभ देखते हैं। देखिए, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में कम समय में फूल फल लगने लगते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न होने वाले पौधे जो है बहुत जल्द ही उसमें फूल लगने लगते हैं और फल लगने लगते हैं। जैसे गुलाब का आप कतरन आप लगाएंगे तो 1-2 माह में गुलाब के नए फूल उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। उसी तरह से आप आलू के अगर तने को काट के रोपते हैं तो उसमें नया आलू आने में 3 महीना का समय लग सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई आम के पौधे का कलम अगर आप लगाए हैं तो वह आम कुछ ही समय में, कुछ यानी कि कुछ ही वर्षों में वो फल उसमें लगने लगते हैं। ठीक है, तो यह कायिक प्रवर्धन का ही लाभ है। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। देखिए, यह पौधों को उगाने का आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, कायिक प्रवर्धन से अगर पौधे को उगाना बेहद आसान है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक गुलाब के पौधे से अगर उसका बीज से अगर हम लोग नया गुलाब के पौधा तैयार करें तो बहुत समय लग जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि उसके कतरन काटिए, उसको मिट्टी में बोइए, और कुछ दिन के बाद से नए गुलाब के फूल उसमें आने लगते हैं। ठीक, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व। तो चूँकि हम लोग पूरी विधि जो ये पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व। देखिए, पहला है, जनन की यह विधि सबसे आसान है जो बहुत ही कम समय में पूरा होता है। देखिए दोस्तों, कुछ जीव में या कुछ पौधों में अलैंगिक जनन जो आप पढ़े थे पिछले क्लास में, ये जनन जो है बहुत ही कम समय में पूरा होता है। जैसे आलू में अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। इस तरह से बहुत जीव है जिनमें अलैंगिक जनन होता है। तो यह जनन जो है बहुत ही कम समय में पूरा होता है। जैसे मानव में देखिए, तो एक मानव से अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लगभग 9 माह का समय लगता है। लेकिन कायिक जनन या अलैंगिक जनन के और भी विधियों से उत्पन्न संतति जो है उसमें बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, इसलिए यह जनन की सबसे आसान विधि है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नए संतति के लक्षण अपने जनकों के समान होते हैं। मतलब कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण, उसके गुण जो है बिल्कुल अपने जनकों की तरह है। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे एक आम का पौधा अगर है, ठीक है, तो अगर वह आम मीठा है तो उसका अगर आप कलम काट के अगर दूसरा आम के पौधा उसे तैयार किए हैं तो जाहिर सा बात है कि वह भी आम मीठा ही लगेगा। इसका मतलब उसके संतति में उसके जनक के, ठीक है, लक्षण है। ठीक है, उसी तरह से आप एक गुलाब के पौधे को अगर आप लगाते हैं तो उससे नया गुलाब का जो पौधा बनेगा, अगर वह गुलाब लाल रंग का था तो उसके पौधे से जो आप कतरन लगाए हैं, ठीक है, तो वो भी लाल रंग का ही होगा। यानी कि यह अलैंगिक जनन में ऐसा होता है। लेकिन क्या मानव में ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए कि मानव का जो शिशु जन्म लिया उसके गुण उसके माता पिता की तरह होंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनकों के समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। मतलब आप देखे थे कि एक अमीबा से अगर नया अमीबा अगर बना है तो बिल्कुल वह उसी के जैसा दिखता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन की दूसरी विधि, लैंगिक जनन। दोस्तों, आप देखे थे कि जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं, तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ लिए थे और उसकी अनेक विधियां भी हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से लैंगिक जनन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति अर्थात संतान की उत्पत्ति दो जनकों
या विपरीत लिंग वाले जनकों द्वारा होती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन जो है इसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है, एक होता है नर और दूसरा मादा। इन दोनों से एक नया संतति यानी कि संतान उत्पन्न होता है, तो यह जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए उदाहरण है, मानव में लैंगिक जनन होता है, पशु में होता है, कुछ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप मानव का उदाहरण लेते हैं तो मानव में एक नर होता है और एक मादा होती है। नर के अंदर शुक्राणु होते हैं जबकि मादा के अंदर अंडाणु होते हैं। ये जब दोनों मिलते हैं तो उनको संलयन बोलते हैं और वहाँ फिर निषेचन होता है और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद से नए शिशु का जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस जनन की प्रक्रिया में दो जीवों की भागीदारी है, दो विपरीत लिंग वाले जीव है, एक नर है और एक मादा है। अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन 3 चरणों में संपन्न होती है, एक निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो ये निषेचन यहाँ है, तो निषेचन से पहले वाली जो घटनाएं हैं वो निषेचन पूर्व घटनाएं होंगी और बीच वाला यह निषेचन होगा और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वे निषेचन पश्च घटनाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसकी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।